नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद एग्री अड्डा पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम व्यंजन संधि के 3 नियमों पे चर्चा कर चुके हैं और चौथा जो नियम हमने पढ़ा था उसमें भी हमने कुछ बातें की थी। पूर्णतः चर्चा हमने 3 पर कर ली है और चौथा जो हमारा है वो हमारा जो कल हमने छोड़ा था उसी से हम उसको प्रारंभ करते हैं। नियम कुछ इस प्रकार से था। नियम नंबर 4 हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था कि प्रथम वर्ण के बाद प्रथम वर्ण के बाद में है वर्ण योग करता है तो प्रथम वर्ण तीसरे में बदल जाता है। इसे बदल जाता है तीसरे वर्ण, और है के स्थान पर या तो है को रख दो या फिर जो प्रथम वर्ण का तीसरा बना है उसी वर्ण का हमें चौथा वर्ण रख देना है। ऐसा हमने पढ़ा कि प्रथम वर्ण के बाद में जब है वर्ण से बना शब्द योग करता है तो प्रथम वर्ण का तो तीसरा कर देंगे और है के स्थान पर चौथा या है को रख देंगे। उदाहरणों पे चर्चा भी की थी और उदाहरण जब लेते हैं, उदाहरण कर देखते हैं इसका। उद्धार एक आता है, उद्रण एक आता है, पद्धति। ये 3 उदाहरण हैं जो इस नियम से चलते हैं। जब उद्धार की हम बात करें तो इसकी संधि होगी उत प्लस हार, उत प्लस हार, यानी कि उत का उद भी ले लेते हैं कई बार, लेकिन उत प्लस हार ये बदल जाएगा तीसरे में। तो क्या बनेगा? उद प्लस हार, ये भी लिख सकते हैं, अर्थात इसका पद बन सकता है उद्धार। ये भी सही है। यदि हम है का है न रखकर इस तय का चौथा वर्ण भी ले सकते हैं, यानी कि बात करें उद प्लस हार, यहाँ पे बन जाएगा उद, आगे बन जाएगा तय का चौथा ध का उद्धार, और क्या बनेगा? उद्धार। और जिसमें द है ना वो हलंत है और ध इसके नीचे है ना आधा, तो ये दिख रहा आधा लेकिन ये पूरा है। उसी रूप में हम बात करें उद्रण की तो बनेगी इसकी संधि उत प्लस हरण, उत प्लस हरण। संधि करेंगे उत का तय बदल जाएगा द में और आगे है रख लो तो हरण बन जाएगा, और ऐसे लिख देंगे तो शब्द बनेगा उदाहरण। या उदाहरण न रखें तो हम तय का चौथा भी कर सकते हैं, जैसे उद प्लस धरण, और क्या बन सकता है इसका? उदाहरण। क्या बन सकता है? उदाहरण। ये हमारे है कौन सी संधि? नियम नंबर 4 की व्यंजन संधि। उसी रूप में हमारे पास शब्द है पद्धति। हम कर सकते हैं इसका पद प्लस हति, पद प्लस हति। इसका रूप हमें पद प्लस हति मिल सकता है, लेकिन तय का हम बना देंगे द। यहाँ पे बता पद, आगे मेरे पास हति लग देंगे, क्या बनेगा? हम लिख दें पद हति भी होता है। या फिर हम लिख सकते हैं प द आधा हो गया तो द का चौथा वर्ण ध, तो यहाँ क्या लिख सकते? द होगा, आगे ध ती और जोड़ेंगे तो बनेगा पद्धति। क्या बनेगा? पद्धति, पद प्लस हति। लेकिन संधि पद तो यही बनेगा। लेकिन हम बात करें विच्छेद की, विच्छेद में हति भी लिख सकते हैं और हम दति भी लिख सकते हैं, दोनों ही रूप हमारे शुद्ध हैं। तो दोस्तों ये हमने की, यदि प्रथम वर्ण के बाद में है वर्ण योग करता है
तो संधि करते समय प्रथम वर्ण तीसरे में बदलता है। है के स्थान पर है रख सकते हैं या प्रथम वर्ण का चौथा वर्ण रख सकते हैं, ऐसा हमने इसमें पढ़ा है। इसका एक उदाहरण चलो और कर लेते हैं। जैसे शब्द आता है एज जरण, एज जरण ये लिखा हुआ आता है, लेकिन दोस्तों इसकी जब बात करें संधि की तो हम कर सकते एच प्लस हरण, क्या बनेगा एच प्लस हरण। वेरी इंपॉर्टेंट है एज हरण, एज हरण में संधि पूछे व्यंजन संधि एच प्लस हरण सुनना, यानी प्रथम वर्ण है और प्रथम वर्ण का तीसरा क्या बनेगा जय बन जाएगा, यानी कि प्रथम को तीसरे बदलना है। अब आगे कौन सा वर्ण है वर्ण, या तो है रख दो या फिर जय वर्ण का चौथा क्या है जय रख दो। अब इसको जोड़ेंगे तो ए च का बन गया जय आधा है, आगे जय और क्या बनेगा रण, या इसको लिख सकते हैं हम ए जय हरण, ये भी हम रख सकते हैं। ये दोनों ही इसके शुद्ध हैं। और अचरण में संधि कौन सी होगी, उसी तरह हमने एक और बताया था अजहीन, अजहीन संधि पूछे एच प्लस क्या लिखोगे हीन, एच प्लस हीन। और दोस्तों अजहीन भी इसे लिख सकते हैं, लेकिन संधि पद यही रहेगा। लेकिन इसका करें तो जय बन जाएगा, या तो जय वर्ण का चौथा क्या बनेगा जय, अजहीन भी होता है, यानी कि ये पद भी शुद्ध है ये भी शुद्ध है, लेकिन संधि विच्छेद एक ही होगा, यानी ये भी शुद्ध है और ये शुद्ध है लेकिन पद एक ही होगा एच जोड़े हरण। समझ में आ गई ना। अब हम बात करते हैं अगले नियम का। अगला जो हमारा नियम है वो नियम नंबर 5 रखेंगे। 5 नंबर नियम क्या कहता है, चलो चर्चा करते हैं। 5 नियम ये कहता है कि जो प्रथम पद होगा उसकी अंतिम ध्वनि चतुर्थ वर्ण हो तो, यानी क्या होगा प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या हो चतुर्थ वर्ण, यानी किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण या चतुर्थ, उसके बाद है प्लस द्वितीय पद में, द्वितीय पद में प्रथम वर्ण क्या हो तीसरा या चौथा वर्ण किसी भी वर्ग का। ये बात समझ गई कि प्रथम पद के अंतिम ध्वनि क्या होगी किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण हो, और द्वितीय पद में यानी कि किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, हमें ऐसा मिलेगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, संधि करते समय प्रथम चतुर्थ का हम तीसरा वर्ण बना देंगे उसी वर्ग का जिसका चौथा है, यानी जब संधि करेंगे तो जो चतुर्थ वर्ण जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का तीसरा वर्ण रख देंगे और आगे यथावत रख देंगे, आगे कोई परिवर्तन नहीं करना। यानी कि नियम निकल के आया, यदि चतुर्थ वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण योग करे तो संधि करते समय प्रथम चतुर्थ अपने ही वर्ग के
तीसरे वर्ण में आदेश हो जाएगा। यानी कि यदि चतुर्थ वर्ण के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण योग करता है तो पहला चतुर्थ किसमें बदल जाएगा, तीसरे में। देखो उदाहरणों की चर्चा करते हैं, यानी कुछ कैसे क्या होगा। यानी कि चतुर्थ वर्ण हो, उसके बाद में तीसरा या चौथा वर्ण हो, तो ये किसमें बदलेगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। देखो बात करते हैं, शब्द है पहले युद्ध, क्या है, युद्ध। शब्द है बुद्धि, या हम कह सकते हैं बुद्ध। दो की हम बात करते हैं, युद्ध और बुद्धि। दोस्तों बात करें युद्ध में तो इसकी संधि होगी युद्ध प्लस ध, युद्ध प्लस ध। यानी कि ये हमारे पास प्रथम पद है और ये हमारे पास द्वितीय पद है। हमने पढ़ा कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि चतुर्थ वर्ण हो, तो हमें यानी कि तय वर्ग त, थ, द, ध और न, 1 2 3 4 और 5, यानी प्रथम पद के अंदर चौथा वर्ण है क्या है। उसके बाद में तीसरा या चौथा, यानी कि यहाँ पर दह चौथा है, तो संधि करेंगे, इस चौथे को इसी वर्ग के तीसरे में बदल देंगे। यानी तीसरा इससे देखते एक पहले, तो तीसरे वर्ण में बदलेंगे, तीसरे में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, इसका द बन जाएगा। पीछे क्या है यू, द क्या होगा, हलंत होगा, प्लस आगे क्या है ध। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या। अब आगे देखो क्या करना है। अब ये द आधा है, द आधा है, जब इसको हम संयुक्त रूप में लिखते हैं, एक संधि पद बनाकर करेंगे, तो शब्द बनेगा यू और द को आधा लिख के द नीचे लग जाएगा। दोस्तों इसमें द आधा है, द पूरा है, यानी कि ये जो पैरों में है ना वो क्या है, बड़ा है। ये बात आप समझ गए क्या, समझ गए ना, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण है बुद्धि, इसका बनेगा बुद्धि प्लस धी, या फिर ध लिखे तो क्या हो जाएगा, बुद्ध माने तो ध मान लेंगे, वे की बात। अब दोस्तों चौथा वर्ण आगे भी चौथा है, तो इसका क्या बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा। द का वो द वर्ण का तीसरा द होता है, पीछे क्या है भू, आगे क्या है धी। अब क्या कर देंगे, ये अगला ले लो एक बार साथ में। अब क्या करेंगे, इसको भू और आगे नीचे क्या रख देंगे, इसको लगा देंगे धी, क्या बनेगा बुद्धि, यानी कि बुद्ध, तो क्या रख देंगे बुद्ध। ये बात समझ में आ गई क्या, ये बात समझ में आ गई क्या। तो इसे कहते हैं, यानी कि चतुर्थ वर्ण के बाद में यानी कोई तीसरा चौथा वर्ण योग करता है तो पहला किससे बदल जाएगा, तो पहला चतुर्थ किससे बदलेगा, अपने वर्ग के तीसरे। एक उदाहरण और होता है, इसका है मेरे पास कग्घ प्लस गज, कग्घ प्लस गज। दोस्तों यहाँ पर कौन सा है, चौथा, आगे पहला कौन सा है, तीसरा। यदि ऐसा रूप मिलता है तो ग को किसमें बदलेंगे, क वर्ग के तीसरे में। तीसरा क्या होगा ग, पीछे क्या है ग, आगे क्या है गज, क्या बनेगा, जोड़ेंगे तो कग्गज, क्या बनेगा कग्गज। इसमें दो ग आ चुकी एक साथ। दोस्तों बात करें ग अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है, यानी कि बात करें इसे हम द्वितीय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय वर्ण। और दोस्तों द्वितीय वर्ण होते हैं ना, द्वितीय वर्ण होते हैं वो कभी भी यानी कि दूसरे और चौथे वर्णों के एक साथ समूह से नहीं बनते। यानी कि किसी भी द्वितीय वर्ण में किसी भी वर्ग के दूसरा वर्ण एक साथ नहीं आ सकता। यानी समझने के लिए मैं बात करूं कि हम बात करें, जैसे मेरे पास के, ख, ग, घ और अ, यानी कि 1 2 3 4 और 5, यानी कि ये विषम वर्ण, ये विषम वर्ण
और ये भी सवर्ण। ये कौन से हैं? समवर्ण है, समवर्ण है। तो दोस्तों द्वित्व वर्ण बनते हैं उसे हम डेढ़ वर्ण भी कहते हैं। डेढ़ वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो तो होते हैं व्यंजन और एक होता है स्वर्ण। क्या होता है? इसीलिए द्वित्व व्यंजन कहते हैं। दोस्तों द्वित्व व्यंजन होते हैं वो 1, 3, 5 यानी प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, तीसरे वर्ण और पांचवें वर्णों की सहायता से बनते हैं। यानी संयुक्त वर्ण होते हैं, वो भी हम बात करें कि संयुक्त वर्ण भी होते हैं ये, क्योंकि दो से अधिक है। तो दोस्तों बात करें संयुक्त वर्णों में भी क्या होता है कि एक साथ नहीं होते, कि तीसरे के बाद चौथा आ सकता है, लेकिन चौथे वर्ण के बाद में एक शब्द में तीसरा वर्ण नहीं आएगा। जैसे हम लिखता है गया और गया दो आगे, लेकिन तीसरा है। जैसे हम घग्गर नदी लिखते हैं ना, घग्गर, तो घग्गर ऐसे लिखते हैं ना, गह यानी कि गह प्लस ए, लेकिन ये तो सवर हो गया पूरा, लेकिन आगे क्या गए, उसके बाद में क्या गए, लेकिन तीसरा और चौथा, यानी ऐसे नहीं चले चौथा तीसरा ऐसे कभी नहीं होता। तो द्वित्व वर्ण हमेशा विषम वर्णों से बनते हैं और इसीलिए प्रथम चतुर्थ को तीसरे में बनता है। ये बात समझ में आ गई क्या? अब अगले नियम पे हम चलते हैं, नियम नंबर 6। हम साथ में दो नियमों को लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों ये जो नियम है वो बहुत ही सरल है। देखो छोटी सी बात आपको समझना है, मैं 2 साल लूंगा, नियम नंबर 6 लिखूंगा यहाँ पर और नियम नंबर 7 लिखूंगा इसी के इसी से। तो इसे लिख दो आप नियम नंबर 6 और इसे क्या रख दो नियम नंबर 7। हमें तो बनाना है, संधि को कवर करना है, पूरी व्यंजन को इस नियमों पे ही बांट कर पढ़ेंगे। प्रत्येक शब्द हमारे यानी कि इस नियमों में आना चाहिए। तो उस नियमों का हम बार बार अभ्यास करेंगे तो जरूर हम संधि को पढ़ते जाएंगे। मेरे एक एक नियम को पढ़ना है। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लेना, शुरू का जो व्यंजन संधि का मैंने वीडियो बनाया है उसमें जो नियम मैंने बताए हैं उस पे देखना और व्यंजन संधि आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों 6 नंबर नियम बनाएंगे। हमारे पास एक उपसर्ग होता है सम उपसर्ग और एक होता है परि उपसर्ग। ध्यान से सुनना इस बात को, परि, उसके बाद में प्लस का चिन्ह होगा, जिससे प्लस का चिन्ह होगा। दोस्तों नियम बनेंगे दो कि सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बना कोई शब्द आता है तो क्या परिवर्तन होगा उसकी चर्चा करेंगे, और परि उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बना शब्द आता है तो क्या परिवर्तन होगा। तो पहला सम उपसर्ग, सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु से निर्मित शब्द हो, यानी कि प्रथम पद के अंतिम हलंत में है, मान लो समुसर्ग होगा और आगे कोई भी पद होगा वो क्री धातु से निर्मित होगा। तो मैं का तो बन जाएगा अनुस्वार। क्या बन जाएगा? अनुस्वार। और सम उपसर्ग और क्री धातु से बने शब्दों के बीच में धन चिन्ह के स्थान पर दंते से का आगम होगा। किसका आगम होगा? दंते से का आगम होगा। फिर देखो कि सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु से निर्मित शब्द हो तो मैं का बनेगा अनुस्वार और धन चिन्ह के बीच में क्या आ जाएगा? यहाँ पर दंते से का आगम होगा। फिर हम चर्चा करें यदि परि उपसर्ग हो और उसके बाद में क्री धातु से बना शब्द या क्री धातु से निर्मित शब्द हो तो केवल और केवल कलश के स्थान पर मूर्धन्य स्कार का आगम होगा। दोस्तों ध्यान रखना है, सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग का पहला जो वर्ण है वो दंतेश है, तो यानी सम उपसर्ग के साथ क्री धातु बनेगा तो बीच में कौन जाएगा? दंतेश है। अब यहाँ पर परि में पै है, पै के जैसा से कौन सा लिखा जाता है? मूर्धन्य से, अर्थात परि के बाद में क्री धातु आएगा तो पै जैसे वाला से आ जाएगा। ये आपको थोड़ा सा हिंट दिया है समझने के लिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी कि सम। अब बात करते हैं कि क्री धातु से निर्मित शब्द कौन से हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ध्यान देना वो शब्द कौन से, उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला हमारे पास है कृत्य,
कृति कार कार्य कर्ता कारण कारक कृति कार कार्य कर्ता करण और कारक, इनको हम क्रिया धातु से बने हुए शब्दों की श्रेणी में शामिल करते हैं। अब देखो क्या बात होगी, हमारे सामने पड़ा कि सम उपसर्ग होगा और इनमें से कोई भी एक शब्द होगा आगे, तो मैं का अनुस्वार बनेगा और इसके बीच में दंत्य स का आगम हो जाएगा, है ना। और यदि परिउपसर्ग के बाद में शब्द आ जाए तो यानी कि बीच में हमें क्या करना है, प्लस के चिन्ह को हटाकर मूर्धन्य स रखना है। छोटी सी बात आपको ध्यान में रखना है, जैसे उदाहरणों पे हम चर्चा करते हैं। उदाहरण लेंगे, पहले हम लेते हैं सम उपसर्ग आएगा, पहले जो प्रथम पद में क्या होगा, शब्द प्लस उसके बाद में इनमें से कोई सा उठा लो। चल मैंने उठा लिया कृति, क्या उठा लिया, कृत उठा लिया। हमें पढ़ना है कि सम उपसर्ग के बाद में कृत शब्द है तो इस मैं का क्या कर दो, अनुस्वार कर दो और इसके स्थान पे क्या लिख दो, दंते स लिख दो। प्लस हो गया, आगे क्या हो गया, कृत हो गया। इससे पहले मेरे पास क्या बच गया, स बच गया, क्योंकि इसका तो अनुस्वार बन गया, मैं का बन गया अनुस्वार, इसका बन गया से, अब ये रोक आ गया। दोस्तों अब इसे जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे, देखो स मेरे पास है, अब ये अनुस्वार है, ये स पे लगेगा, आगे दन स है लेकिन इसको आगे सवर नहीं तो आधा लिखा जाएगा संस, और आगे क्या लिख देंगे, कृत, क्या लिखा जाएगा, संस्कृत बोला जाता है इसे। तो दोस्तों अब मान लो आपने ये चीज तो ऐसे कर ली, लेकिन एग्जाम में आपको संधि विच्छेद न देकर सीधा पद दे दे कि इसका संधि विच्छेद करो, तो क्या करना है, सुनो दोस्तों। ये मान लो कि मैं एक शब्द और ले लेता हूं, मैंने शब्द लिया संस्कर्ता, क्या लिया, संस्कर्ता। अब मान लो कि आपको समझना है कि ये संस्कर्ता है, इसका विच्छेद क्या होगा। आप ये मान लीजिए ये एक महिला है और महिला ने सिर के ऊपर क्या रख रखा है, एक मटका रख रखा है, और उस मटके को उतरवाना है तो कौन उतरवाएगा, मैं उतरवाऊंगा, कौन, तो मैं, यानी कि सैम स, अरे अनुस्वार मटका उतार दो तो यानी मैं उतारूंगा, यानी सम प्लस सही स को हटा दो, आगे लिख दो कर्ता, क्या बनेगा, संस्कर्ता, सम जोड़े कृता, संस्कर्ता। फिर शब्द लेते हैं सम प्लस करण, सम प्लस करण। अब दोस्तों इसका बनेगा, क्या बनेगा, संस्करण, संस्करण। उसके बाद में अगला ले लें संस्कारी, संस्कारी, तो क्या बनेगा, सम प्लस कारी। एक आता है संस्कार, क्या बन जाएगा इसका, सम प्लस कार। कोई दिक्कत क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमने काफी इस नियम पे चर्चा कर ली है। यदि सम उपसर्ग के बाद में कृत धातु से बने शब्द कृत, कर्ता, कृतिक, करण, कारक, कारक, कार्य आते हैं तो यानी कि मैं का बन जाएगा अनुस्वार और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, दंत्य स का आगम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं परिउपसर्ग से बने धातु, परिउपसर्ग के वाले धातु आ जाए। तो दोस्तों इसकी बात करें, मेरे पास शब्द होगा परि, और उसके बाद में हमने शर्त क्या रखी है, कृत धातु से बना हुआ शब्द होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कार, और कार है वो हमने इसमें शामिल किया है। तो दोस्तों क्या करना है कि परि और प्लस के चिन्ह को हटा करके इसका आगम करना है मूर्धन्य स का, तो मूर्धन्य स का हमने कर दिया आगम, आगे लिख दिया मैंने कार। तो दोस्तों जोड़ेंगे तो पद क्या बनेगा, इसका बनेगा परि, स अलंत है, आगे स्वर नहीं, तो इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, परिष्कार, क्या बन जाएगा, परिष्कार। उसी रूप में हम बात करें, शब्द है परि प्लस करण, क्या बन जाएगा इसका, तो आपको पता है परि उपसर्ग है, आगे कृत धातु से बना शब्द है, तो इनके बीच में क्या आएगा, मूर्धन्य सकार, आगे लिख देंगे तो जोड़ेंगे तो बनेगा परिष्करण, क्या बनेगा, परिष्करण। उसी रूप में हम बात करें, शब्द है परि प्लस कर्ता, पता है परि उपसर्ग है, आगे कृत धातु से बना शब्द है, तो क्या करना है, मूर्धन्य स का आगम करना है,
आगम करना है तो ऐसे लिख देंगे इसको एक बार। जब जोड़ेंगे स्वर नहीं है तो क्या बनेगा, परिष्कर्ता। क्या बनेगा, परिष्कर्ता। उसी रूप में हम बात करें, मेरे पास हो रहा पेरी प्लस कृत, क्या बनेगा बता दो कमेंट में, परिष्कृत। क्या बनेगा, परिष्कृत। उसके बाद में बात करें परिष्कृति, क्या बन जाएगा, परिष्कृति। उसी रूप में हम बात करते हैं परिष्कारक, यानी कि हमने जो पढ़ा कि सम उपसर्ग के बाद क्रिया धातु से तो नियम 2 बनेंगे, मैं का अनुस्वार बनेगा और बीच में दंत से का आगम होगा, और यदि क्रिया धातु से आगे क्रिया धातु से आता है तो केवल मूर्धन्य से का आगम होता है। हमने नियम नंबर 7 तक ये पढ़ लिए। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हैं। दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं नियम नंबर 8। नियम नंबर 8, नियम नंबर 8। 8 नंबर नियम क्या कहता है, सुनो। अभी तक तो देखो हमने सम उपसर्ग की बात की, इसी से मिलता जुलता है, लेकिन सम एक विशेष नाम दिया था हमने। लेकिन अब क्या होगा, कोई पद तो होगा और उसका अंतिम जो पद होगा वो सम होगा, सॉरी अंतिम जो ध्वनि होगी वो हलंत में होगी। सम उपसर्ग भी हो सकता है, यदि सम उपसर्ग के बाद में क्रिया धातु होगा तो ये नियम लग जाएगा, लेकिन सम उपसर्ग के बाद में क्रिया धातु से भिन्न स्वर है तो ये नियम लगेगा। तो दोस्तों क्या है, प्रथम पद क्या मिलेगा, प्रथम पद होगा ना, उसकी जो अंतिम ध्वनि हमें क्या मिलेगी, हलंत में मिलेगी। क्या मिलेगी, हलंत में, प्लस उसके बाद में, यानी कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या हो, हलंत में हो, और उसके बाद में कोई स्पर्शी वर्ण या कोई स्पर्श वर्ण, ये जिसे बोलते हैं वर्गीय वर्ण, बोल सकते हैं वर्गीय वर्ण, बोल सकते हैं कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक, यानी कितने संख्या, 25। बात को समझना है कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि हलंत में हो और आगे योग करने वाला जो पद होगा वो किसी भी वर्ग के, किसी भी वर्ग के किसी भी वर्ण से शुरू हो, यानी कह सकते स्पर्श वर्ण हो कोई भी, कैसे लेकर मैं तक कोई भी वर्ण से प्रारंभ हो रहा हो, तो दोस्तों क्या होगा, इस मैं का क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। समझ में आ गई क्या। यदि आप अनुस्वार नहीं करो तो आगे जिस वर्ग का वर्ण है उसका 5वां वर्ण रख देंगे। क वर्ग है तो न बना देंगे, च वर्ग तो ये बना देंगे, त वर्ग तो न बना देंगे, त वर्ग तो न बना देंगे, और प वर्ग तो मैं बना देंगे। ऐसा हमको कुछ करना है और एक समय में हमें एक ही विकल्प का चयन करना है। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि हलंत में हो, उसके बाद में कोई स्पर्श वर्ण योग करता है, हलंत में का अनुस्वार करो या फिर आगे वाले वर्ण का 5वां वर्ण बना दो। ऐसा हमें पढ़ना है। देखते हैं परिभाषा लिखते हैं यहाँ पर, यदि हलंत में के बाद योग करने वाला पद किसी स्पर्श वर्ण से प्रारंभ है तो संधि करते समय हलंत में का अनुस्वार या मैं के स्थान पर आगे वाले वर्ण का पंचम वर्ण
आदेश हो जाएगा। ये हमारी परिभाषा। यदि हलंत में के बाद कोई योग करता है शब्द वो स्पर्श वर्ण से प्रारंभ है तो मैं का अनुस्वार कर दो या आगे वाले वर्ण का पांचवा वर्ण कर देंगे। जैसे कुछ उदाहरणों पे हम चर्चा करेंगे। जैसे मेरे पास शब्द है सम कलम, ये है सम कलम, तो इसका विच्छेद बनता है सम प्लस कलम। अब दोस्तों देखो ये मैं था, इसका ये अनुस्वार बनाया, तो यहाँ पर देखो हमें समुपसर्ग है। आपका तो पिछले नियम में पढ़ा था कि समुपसर्ग के बाद में कोई होगा तो, लेकिन कै है ना वो कै वर्ण से प्रारंभ है, लेकिन ये कोई वर्ग यानी कोई ये क्रिया धातु से बना शब्द नहीं है। लेकिन इसीलिए इस मैं का क्या बना दो, या तो बना दो अनुस्वार या बना दो आगे वाले वर्ण यानी कै वर्ग का पांचवा वर्ण है। जैसे लिखेंगे से, या तो अनुस्वार लिखो तो कैसे आगे लिखो कलप। अनुस्वार ने बनाओ तो दोस्तों इसको हम लिखते हैं से, आगे वाले वर्ण का पांचवा वर्ण क्या होता है और इसको क्या लिख देंगे, इसको कर देंगे ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही, तीनों ही सही है। अगला उदाहरण है अलंकरण। इसका बनेगा अलम प्लस कर, अलम प्लस कर। मैं है, मैं के बाद में कै वर्ण है, एक वर्गीय वर्ण है, तो कै का क्या, इसका क्या बन जाएगा अनुस्वार। अनुस्वार नहीं करो तो इसका पांचवा वर्ण ये। दोस्तों ये तो बन गया, आगे क्या है करण, पीछे क्या है हल। अब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ए ले, या तो अनुस्वार लो तो ऐसे करके लिख देंगे और ये अनुस्वार न लो तो इसको कैसे लिख देंगे ए, ऐसे लिख देंगे, दोनों सही है। और ऐसे ना लिखो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अलंकार। ये तीनों ही एक शब्द आता है अलंकृति, अलंकार, अलंकार क्या बन जाएगा अलम प्लस का, क्या बन जाएगा अलंकार। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी अलंकार, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी अलंकार। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, अलम प्लस कार, दोनों ही रूप में हम इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों कल काफी उदाहरणों में और चर्चा करेंगे। आज के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हर रोज हम आपके लिए श्रृंखलाबंद एक अध्ययन कराते रहेंगे। तो थैंक यू। Back then.